अस्सलाम वालेकुम वर्ज़। हमारी ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर रूल्स के बारे में है और ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग रूल नंबर 06 टू रूल नंबर 10 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रूल नंबर 06। डू नॉट पुट नॉट इमीडिएटली आफ्टर अनटिल एंड अनलेस, यानी जब भी किसी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आए तो इसके फ़ौरन बाद नॉट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? वर्ड्स लाइक अनटिल एंड अनलेस ऑलरेडी हैव अ नेगेटिव मीनिंग इन देमसेल्व्स, यानी जो वर्ड अनटिल और अनलेस है उनके ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग है। तो इसके फ़ौरन बाद जो है नॉट नहीं लगाया जाता। अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, अनलेस का मतलब है अगर नहीं, अगर ना। अभी इसी रूल को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल्स ए अनटिल, आई विल वेट हियर अनटिल ही डज नॉट कम। ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अनटिल के फ़ौरन बाद नॉट आया हुआ है। अनटिल जो है खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके फ़ौरन बाद जो है नॉट नहीं लगाया जाता। आई विल वेट हियर अनटिल ही कम्स, तो इसका उर्दू में ट्रांसलेशन ये है, मैं जब तक वो यहाँ नहीं आता मैं उसका इंतज़ार करूँगा। नंबर बी अनलेस, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि अनलेस के बाद जो है डज नॉट आया हुआ है। तो ये जो है कामा तक एक सेंटेंस है और कामा के बाद जो है दूसरा पार्ट है। तो पहले सेंटेंस को देखा जाता है, जब भी अनलेस आया तो उसके फौरन बाद जो है डज नॉट नहीं लगेगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, अगर वो मेहनत नहीं करता। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, इसका ट्रांसलेशन है अगर वो मेहनत नहीं करता वो इम्तिहान को पास नहीं कर सकता। रूल नंबर 07, use were or the past indefinite tense or past perfect tense after as if and as though, यानी जब भी किसी सेंटेंस में as if या as though आ गया तो इसके फौरन बाद जो है वर लगेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा या पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि as if और as though जो है अनरियल कंडीशंस को शो करते हैं। जब जब भी इंग्लिश में हम लोग अनरियल कंडीशंस को शो करते हैं तो हम लोग उसको पास्ट टेंस में लिखते हैं, ना कि प्रेजेंट टेंस में। और जब एज इफ और या एज दो के बाद वर आ गया तो इसका ये मतलब है कि वो जो है अनरियल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग गया तो इसका मतलब है वो अनरियल और शकी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ गया तो इसका मतलब है कि ये पास्ट में अनरियल और शकी चीजों को शो करता है। इट वुड बी रोंग टू यूज इज आर एम आफ्टर एज इफ एंड एज दो, यानी ये गलत होगा कि हम लोग एज इफ और एज दो के बाद जो है इज आर एम या प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करें। तो अभी इसी रूल को जो है एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एग्जांपल्स, एज इफ, इट लुक्स एज इफ ही इज मेट। ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि एज इफ के बाद जो है इज आया हुआ है। एज इफ जो है अनरियल कंडीशंस को शो करता है, तो यहाँ पर वर को आना चाहिए था। इट लुक्स एज इफ ही वर मेड, यानी ऐसा लगता है जैसा कि वो पागल हो, लेकिन वो पागल नहीं है। ही जो है थर्ड पर्सन है, वर जो है वो प्लूरल पर्सन्स के साथ जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर अनरियल कंडीशंस को शो किया जा रहा है। इसलिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद जो है वर ही लगेगा, क्योंकि ये अनरियल कंडीशंस को शो कर रहा है। इट लुक्स एज इफ ही वर मेड, ऐसा लगता है जैसा कि वो पागल हो, लेकिन हकीकत में वो पागल नहीं है। इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि एज इफ के बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आना जो है वो जरूरी है, ताकि अनरियल शकी चीजों को शो किया जाए। इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड, यानी ऐसा लगता है जैसा कि वो बासी रोटी खाया हो, लेकिन असल में क्या पता उसने खाया हो या नहीं खाया हो, लेकिन उसके अपीयरेंस से वो जज कर रहा है। इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड, यानी ऐसा लगता है जैसा कि वो बासी खाना खाया हो। और इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे, अभी यहाँ पर यस्टरडे आ गया तो ये जो है पास्ट चीजों को शो कर रहा है, तो इसके फौरन बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। जब भी यस्टरडे या किसी दिन के बारे में अगर बात की हुई हो पास्ट में तो फिर
पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। इट लुक्स एज इफ ही हैड ईटन स्टेल ब्रेड यस्टरडे, ऐसा लगता है जैसा कि वो बासी रोटी पिछले दिन खाया हो। और अभी जो है एज दो, शी बिहेव्स एज दो शी इज अ प्रिंसेस, तो ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि एज दो के बाद जो है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब आए हुए हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। शी बिहेव्स एज दो शी वर अ प्रिंसेस, वो ऐसा बर्ताव करती हैं जैसा कि वो एक प्रिंसेस हो, यानी शहजादी हो। शी बिहेव्ड एज दो शी सा गोस्ट यस्टरडे, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है, तो इसके बाद जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी बिहेव्ड एज दो शी हैड सीन अ गोस्ट यस्टरडे, उसने ऐसा बर्ताव किया जैसा कि वो पिछले दिन भूत को देख चुकी हो। असल में पता नहीं कि उसने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन उसके अपीयरेंस से ये अंदाज़ा लगा रहा है और अनरियल चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो कि हकीकत में ना हो। तो इसके लिए हम लोग एज इफ और एज दो प्लस वर या पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। रूल नंबर 08, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज वर्ब देन डोंट पुट प्रीपोजिशन आफ्टर दीज वर्ड। जो वर्ड हम लोग के पास है सच एज रिजेंबल, मेरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल, अटैक, यानी जब भी किसी सेंटेंस में रिजेंबल, मेरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल, अटैक को एज अ वर्ब फेल के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ हो तो इसको के बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो अभी इसी रूल को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एग्जांपल्स, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि रिजेंबल्स जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो इसके बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई जैसा लगता है। ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैरिड जो है एज अ वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ जो है प्रीपोजिशन का आना जो है वो ज़रूरी नहीं है और ना ही लगेगा। ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, ना कि उसने एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी की। तो इसका जो उर्दू में आएगा वो भी गलत आएगा। तो उर्दू में आएगा ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो उसने एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी किया। द बेड वेदर अफेक्टेड ऑन आवर प्लान्स, यानी जो बेड वेदर है उसने हमारे प्लान को जो है वो इफेक्ट किया। तो ये जो है इनकरेक्ट है क्योंकि अफेक्टेड जो है इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में। द बेड वेदर अफेक्टेड आवर प्लान्स, तो जो बेड वेदर है उसने हमारे प्लान को जो है वो खराब किया, मुतासिर किया। रूल नंबर 09, if a question has to be written within a sentence, do not write it in an interrogative form. Instead, write it in a simple positive form. यानी जब भी किसी सेंटेंस में आप सवाल पूछते हो तो उसको जो है आप इनडायरेक्टली जो है पॉजिटिव फॉर्म में लिखोगे, ना कि डायरेक्टली। जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली जो क्वेश्चन करते हैं वो सही होता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन आपको लिखना हो तो वो जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा, तो उसको आपने क्या लिखना है? सिंपल पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। इन एन इंटरोगेटिव फॉर्म द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, यानी जब हम लोग इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आते हैं। बट इन अ सिंपल पॉजिटिव फॉर्म द सब्जेक्ट कम बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जो पॉजिटिव फॉर्म है सेंटेंस में जब आप सवाल करते हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएंगे। और इसी रूल को अभी एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। टेल मी वेयर आर यू गोइंग, ये जो है इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसके साथ जो है टेल मी लगा हुआ है। ये एक पूरा सेंटेंस है और इसके अंदर से अगर आप सवाल कर रहे हो तो वो जो है आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखोगे, और अगर टेल मी मैं काटूं तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, कमा लगा के, वो क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा के। टेल मी वेयर यू आर गोइंग, बताओ आप कहाँ जा रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में।
आई डोंट नो व्हाट डज ही वांट, ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सेंटेंस के अंदर से सवाल पूछा जा रहा है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखोगे। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, मैं नहीं जानता वो क्या चाहता है। तो पूछ रहा है सवाल, लेकिन लिखा हुआ है पॉजिटिव फॉर्म में। रूल नंबर 10, we do not use that with interrogative words beginning with why, who, what, how, whether, if, etc. यानी हम लोग जो है उन सेंटेंसों के साथ that नहीं लगाते हैं जो कि स्टार्ट होते हों why, who, wh वर्ड जो हम लोगों के पास है वो से स्टार्ट हो या if से, तो इसके साथ जो है that नहीं लगता है, क्योंकि WH वर्ड जो है वो ऑलरेडी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, तो that भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। जब एक वर्ड सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है तो इसके साथ दूसरा कनेक्टर जो है वो नहीं लगेगा। When reporting a question or an indirect statement that begins with these words, we connect the sentence directly without using that. यानी जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर रहे हों जो कि स्टार्ट होते हों WH वर्ड से या इफ से, तो हम लोग जो है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं that के इस्तेमाल के बगैर। अभी इसी रूल को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, He asked me that where I lived, ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि where जो है वो ऑलरेडी सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो that की यहाँ पर जरूरत नहीं है। He asked me where I lived, यानी उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते थे। He asked me that if I was going to Lahore, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इफ आया हुआ है, इफ जो है दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है और दैट भी सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तो इंग्लिश में दो कनेक्टर जो है एक साथ नहीं आ सकते। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू लाहौर, उसने मुझसे पूछा अगर मैं लाहौर जा रहा था। ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज लेट, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि वाई WH वर्ड है और उसके साथ दैट लगा हुआ है। इसको हम लोग करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? He asked why I was late, उसने पूछा कि आप क्यों लेट हो। और देखो यहाँ पर वो दूसरा रूल भी अप्लाई होता है, रूल नंबर 9 जो था हम लोगों ने जो पढ़ा था, जिसमें कहा गया है कि जब भी सेंटेंस में सवाल पूछना हो तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखो, ना कि डायरेक्टली जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल पूछते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो है हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में सवाल पूछते हैं। शी टोल्ड मी दैट हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हाउ जो है WH वर्ड है और उसके साथ दैट लगा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है शी टोल्ड मी हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने मुझे बताया कि उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।